नमस्कार दोस्तों। सोचिए 45 दिन तक चले कुंभ मेले का अब समापन हो चुका है। सरकारी आंकड़ों को जाने तो 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस पावन पर्व पर आस्था की डुबकी लगाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुंभ का असली मतलब क्या है? यहाँ पर कुंभ क्यों मनाया जाता है? 144 साल कैसे हुए? क्यों 144 साल बोला गया? इन सारी ही बातों को डिटेल में कवर करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। यहाँ पर जानेंगे कुंभ मेले की शुरुआत कहाँ से होती है, कितने प्रकार का कुंभ मनाया जाता है, कुछ बातें शाही स्नान अखाड़ों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। यूपी की जीडीपी को प्रयागराज कुंभ से कितना जो है फायदा मिला, क्या इसका कंट्रीब्यूशन रहा कुंभ का यूपी की जीडीपी में, इन पूरी बातों को कवर करेंगे। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हम यहाँ पर जानेंगे, कुंभ मेले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ओवरऑल हम कुंभ मेले के सारे ही आयामों को कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो आगामी कुंभ है उज्जैन का, इसका नाम सिंहस्थ क्यों रखा जाता है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो कुंभ है वो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक मनाया गया। ये एक प्रकार का स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन और कल्चरल सेलिब्रेशन के हिसाब से माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के हिसाब से यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके पीछे एक स्टोरी है, जब समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच में कुंभक जो अमृत कलश था, इसको लेकर जो इनके बीच में संघर्ष चला, तो ये जो अमृत कलश है इसकी कुछ बूंदे यहाँ पर इन 4 जगहों पर झलकी, जिसका नाम है हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। जिस वजह से यहाँ पर स्नान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हिंदू पौराणिक कथाओं के हिसाब से माना जाता है। कुंभ जो है वो 4 प्रकार का होता है। पूर्ण कुंभ ये पूरे 12 साल में एक बार मनाया जाता है। जैसे कि अभी प्रयागराज में मनाया गया, तो 3 साल बाद अगला 2028 को उज्जैन में मनाया जाएगा, उसके बाद नासिक, उसके बाद हरिद्वार, फिर वापस से प्रयागराज। तो जो नेक्स्ट कुंभ प्रयागराज में आएगा वो 12 साल बाद आएगा। तो अगर हम 12 गुणित 12 करेंगे तो यहाँ पर हमारे 144 साल होते हैं। तो ऐसे अगले 144 साल बाद फिर से जो कुंभ आएगा उसका नाम होगा महाकुंभ, जो कि आने वाले 144 साल बाद प्रयागराज में मनाया जाएगा। तो एक होता है पूर्ण कुंभ, ये 12 साल में एक बार मनाया जाता है। एक होता है अर्ध कुंभ, ये 6 साल में एक बार मनाया जाता है हरिद्वार और प्रयागराज में। एक होता है महाकुंभ जो कि 144 साल बाद जो इस बार मनाया गया प्रयागराज में। इसके बाद एक होता है माघ कुंभ, ये जनवरी और फरवरी के महीने में हर साल प्रयागराज में मनाया जाता है। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम अगर बात करें तो पुराणों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। आदि शंकराचार्य द्वारा इसकी शुरुआत कराई गई थी। उसके बाद मौर्य और गुप्त पीरियड के टाइम पर छोटी छोटी स्मॉल गैदरिंग हुआ करती थी। ये हम बात कर रहे हैं 4 से लेकर 6वीं शताब्दी की। इसके बाद एक राजा आते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी के, जिनका नाम है हर्षवर्धन। यहाँ पर आपको इनका साम्राज्य देखने को मिलेगा और राइट साइड में इनकी इमेज हमको देखने को मिलती है। इन्होंने प्रयागराज में बहुत बड़ी एक स्पिरिचुअल गैदरिंग कराई थी कुंभ मेले के दौरान। तब से माना जाता है कि बड़े पैमाने पर कुंभ भारत में मनाए जाने लगे। मेडिवल पीरियड की बात करेंगे, मध्यकालीन भारत की बात करेंगे, तो चोला और विजयनगर साम्राज्य पे, जब चोला और विजयनगर साम्राज्य हुआ करते थे मध्यकालीन भारत में, तब इन्होंने काफी ज्यादा समर्थन किया कुंभ मेले के आयोजन में। ब्रिटिश काल की बात करेंगे, कॉलोनियल पीरियड की बात करेंगे, तो जेम्स परसिप नाम के एक विद्वान थे। इन्होंने काफी सारी डॉक्यूमेंट्री कलेक्ट करने की कोशिश करी कुंभ को लेकर, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने इससे पैसा कमाने की खूब कोशिश करी है। और उसी समय पर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर देश की विचारधारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो यूनेस्को ने अभी इसको इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित किया है 2017 में। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट ईयर है, ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, हम इसके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, तो जो त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर गंगा, यमुना और पौराणिक कथाओं के हिसाब से गुप्त सरस्वती है। यहाँ पर तीनों ही जो नदियां हैं उनका संगम है। इस वजह से
इसका नाम त्रिवेणी संगम रखा गया। यहाँ पर गंगा और यमुना तो हमको दिखती हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है अदृश्य सरस्वती जी का भी मिलान होता है। यहाँ पर काफी ज्यादा कल्चरल इवेंट्स हुए इस बार के महाकुंभ में। कीर्तन, भजन, कथक और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी जैसे कल्चरल इवेंट हमको इस बार के महाकुंभ में देखने को मिलते हैं। इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। यहाँ पर जब सन, मून और बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों एक ही दिशा में होते हैं और इनकी एनर्जी इस पर्टिकुलर प्लेस पे पड़ती है, तब यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है जब इन तीनों की ऊर्जा इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पड़ती है, तब यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। अब जो अगला जो कुंभ होगा वो उज्जैन में होगा 2028 में। इसका नाम सिंहस्थ रखा जाता है। उज्जैन और नासिक के जो कुंभ है उसको सिंहस्थ नाम बोलते हैं, सिंहस्थ कुंभ बोला जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, जो बृहस्पति जुपिटर जो हमारा प्लेनेट है, ये सिंहस्थ राशि में मूव करता है, तब इसको यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, शाही स्नान और पेशवाई प्रोसेशन की बात करेंगे। तो जो शाही स्नान है ये बड़े स्नान होते हैं। इस समय अखाड़ा और जो महंत है वो इसमें रॉयल बात करते हैं, उसको शाही स्नान कहा जाता है। पेशवाई प्रोसेशन ये आपको देखने को मिलेगी जब भी महाकुंभ में शाही स्नान होता था, तब हाथी, घोड़ों के साथ यहाँ पर सवारी निकलती थी, उसको पेशवाई प्रोसेशन कहा जाता है। अखाड़ों की बात करेंगे तो जो सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण अखाड़ा है, शिव अखाड़ा नाम से जाना जाता है। ये शिव भगवान के भक्त होते हैं, इनके नाम पे शिव अखाड़ा रखा गया। ऐसे ही विष्णु भगवान के जो भक्त हैं उनके नाम पे वैष्णव अखाड़ा, उदासीन अखाड़ा, ये चीज हमको यहाँ पर अखाड़ों की कैटेगरी के रूप में देखने को मिलती है। यहाँ पर ये जो पहली इमेज है ये शिव अखाड़े की है। यहाँ पर आपको रामभद्राचार्य जी देखने को मिलेंगे, ये वैष्णव अखाड़े से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर नीचे ये उदासीन अखाड़े की इमेज हमको ओवरऑल देखने को मिलती है। महाकुंभ की बात करेंगे, ये 45 दिन तक चला और टोटल 66 करोड़ लोगों ने यहाँ पर स्नान किया। आखिरी दिन की बात करेंगे, शिवरात्रि वाले दिन की, तो 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें शाही स्नान किया। इंटरनेशनल पिलग्रिमेज की बात करेंगे, हम अंतरराष्ट्रीय तौर पर भक्ति की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 73 से ज्यादा कंट्रीज के लोगों ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है, जिसमें से जो मेनली पीपल्स थे वो यूएसए, यूके, इटली, फ्रांस और पुर्तगाल के हमको ओवरऑल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करेंगे, आर्थिक परिदृश्य हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, तो 4 लाख करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन यूपी सरकार के जीडीपी में हमको देखने को मिलता है। और लंबे समय तक अगर हम देखें तो 25 लाख करोड़ रुपए का ये ओवरऑल जीडीपी को बूस्ट करेगा आने वाले समय में, ऐसा सरकार का मानना है। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की बात करेंगे तो 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रेल से ट्रांसपोर्ट किया है। 14,000 ट्रेनों से यातायात सुचारू रूप से यहाँ पर कुंभ मेले में हमको देखने को मिला। एयर ट्रैफिक भी 4.5 लाख से ज्यादा फ्लाइट्स यहाँ पर हमको ओवरऑल 45 दिन में देखने को मिलती है, जो कि दिखाता है भारत की कल्चरल सिग्निफिकेंस को, यूनिटी को, इक्वेलिटी को। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कमेंट बॉक्स में कुंभ मेले को लेकर आपका क्या सोचना है। और जो नेक्स्ट कुंभ है वो उज्जैन में मनाया जाएगा 2028 में, तब भी हमको ऐसी सारी सिचुएशंस को जो हमने देखी कुंभ में, उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, किस चीज को लेकर अगर आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। यहाँ पर एमपीएसआई का बैच अभिषेक अश्वारे सर द्वारा लिया जा रहा है, जिसके टोटल 3 क्लास पॉलिटी के कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में इंडिविजुअल प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, एमपीएसआई की अलग प्लेलिस्ट है, और जो हमारे सिलेक्टेड गेस्ट मेंबर्स हैं उनका मार्गदर्शन समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।